नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा विद डीके में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी पेडागोजी के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें गद्यांश पद्यांश को आपके समय को देखते हुए, आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हमने गद्यांश पद्यांश इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की ओर। ये प्रैक्टिस सेट आपकी आने वाले सीटेड जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यदि आप सीटेट के ईवीएस नोट्स वगैरह प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के आप अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलते हैं, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसी के साथ में सीटेट के लिए आपको ईवीएस रामबाण PDF मिलेगी, जहां पर आपको थ्योरी के साथ में सचित्र वर्णन व्याख्या के साथ में आपको मिलते हैं 800 MCQ, जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। किस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को इसमें कवर किया हुआ है। तो आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो कि है यहाँ पर हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है बजाय उनके अर्थ समझने पर, तो वह किस विधि का प्रयोग यहाँ पर कर रही है। देखिए, शिक्षा जो भाषा शिक्षिका है वो यहाँ पर वाक्यों प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल देती है उनके अर्थ समझने के बजाय। तो यहाँ पर वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि है, श्रव्य भाषिक विधि है, परिस्थिति अनुसार उपागम है, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो शिक्षिका यहाँ पर जब अर्थ समझने पर वो महत्व नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर श्रव्य भाषिक विधि का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। श्रव्य भाषिक का मतलब हम कह सकते हैं जो कि सुनने और बोलने पर आधारित विधि होती है, जिसमें ध्यानपूर्वक बातों को सुनना और बोलना है। तो श्रव्य भाषिक विधि यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है। यहाँ पर अतिथि सत्कारी परिवेश, निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, औपचारिक परिवेश, या फिर स्वाभाविक परिवेश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक जो है अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है। तो जो बालक का परिवेश होता है, स्वाभाविक परिवेश होता है, वहाँ पर बालक जो है अपनी प्रथम भाषा का अर्जन करता है, यानी कि अपने परिवेश से स्वतः ही वो भाषा को सीखने लगता है। और वो जो भाषा वो अपने परिवेश से सीखता है वो उसकी प्रथम भाषा, जिसे हम उसकी प्राथमिक भाषा भी कह सकते हैं, वो अपने स्वाभाविक परिवेश से ही सीखेगा। तो यहाँ पर डी विकल्प के साथ में हमारा उत्तर बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें, शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए, शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए, या फिर है शिक्षार्थियों को शब्द याद करने और जहां आवश्यक हो वहां प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए, जब हम बच्चों को नई शब्दावली सिखाते समय में यदि बात कर रहे हैं नई शब्दावली सिखाने की, तो उस समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को वहां पर शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों के प्रयोग के अवसर देना चाहिए, और बी विकल्प जो होगा वो हमारा यहाँ पर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। किसी बोली के लिए, बोली की कई भाषाएं हो सकती है, बोली और भाषा एक ही है, और एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, और डी है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो देखिए, यदि हम देखें यहाँ पर, तो भाषा के बारे में यदि सही कथन को देखें तो एक भाषा की जो है कई बोलियां हमें देखने को मिल जाती है। ऑप्शन सी होगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपुण क्या है। तो निपुण एक कार्यक्रम है भारत सरकार का, और ये जो कार्यक्रम है ये किस चीज़ पर आधारित है, तो ये हमें यहाँ पर विकल्प में देखना है। यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का एक कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का एक कार्यक्रम है।
यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है, या फिर यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का एक कार्यक्रम है। तो निपुण भारत जो मिशन है ये विद्यालय के छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का एक कार्यक्रम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्न में से हम किसे ग्राही कौशल कहेंगे? पठन और श्रवण को, पठन और वाचन को, लेखन और श्रवण को, या फिर हम लेखन और वाचन को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसे हम ग्राही कौशल कहेंगे। तो ग्राही कौशल के अंतर्गत हमारा आता है पठन और श्रवण। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? तो देखिए, इस शिक्षिका ने जब अपने बच्चों को शब्द संपदा सिखाने के लिए घर से कुछ खिलौने लाने के लिए कहा, तो भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो ये खिलौने जो हैं क्या शिक्षण सामग्री है, वास्तविक सामग्री, वास्तविक वस्तुएं या प्रदत्त कार्य। तो ये यहाँ पर भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से वास्तविक सामग्री, जिसे हम रेलिया भी कहते हैं, ये यहाँ पर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बनाना, जिसे हम एनकोडिंग भी कहते हैं, संकेत खोलना, जिसे हम डिकोडिंग भी कहते हैं, अर्थ निर्माण, या फिर अर्थ के लिए पठन। तो यहाँ पर जो कक्षा 3 की बालिका है वो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि को समझ लेती है, तो वो यहाँ पर संकेत खोलना यानी कि डिकोडिंग करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की एक अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो बातें हैं ये यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, और प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालयों के अंदर दीवार पर थोड़ी सी जगह बनाई जाती है जहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी जो कलम होती है, लेखनी होती है, उसके माध्यम से, चौक के माध्यम से वहाँ पर चित्रकारी या लाइनें कुछ भी खींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जब बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में, पहली कक्षाओं में, दूसरी कक्षाओं में ये चीज़ें बच्चों के लिए होती है, तो देखिए बच्चे जो होते हैं प्राथमिक कक्षाओं के, जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो वो अपनी आरंभिक साक्षरता को चित्रों के माध्यम से ही शुरू करते हैं। यानी कि कुछ लिखने से पहले वो आड़ी तिरछी लाइनें बनाना, रेखाएं खींचना, ये सब शुरुआत करते हैं, और उसी को हम आरंभिक साक्षरता में शामिल करते हैं। तो विकल्प ए हो जाता है आरंभिक साक्षरता। चलिए, यही हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा? तो इस उपकौशल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? वैश्विक समझ है, स्थानीय समझ है, पाठ्य वस्तु को सरसरी तौर पर पढ़ना है, पाठ्य सामग्री की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर इससे हम कहेंगे पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है? रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें। वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए। कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। एक गांव में गए, शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्दों को लिखें। तो यहाँ पर हम बात कक्षा 5 की कर रहे हैं। कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का हम आकलन करना चाह रहे हैं। तो कक्षा 5 के बच्चे हैं और उनमें हम उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा यहाँ पर विकल्प का चयन कर सकते हैं जिससे बच्चों के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का हम आकलन कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर हम बच्चों को एक दे सकते हैं टॉपिक। कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं और शोध करें और 300 शब्दों की एक रिपोर्ट लिखें। तो यहाँ पर ये एक उच्च स्तरीय चिंतन कौशल आकलन के लिए विकल्प ठीक होगा।
चलिए आगे चलते हैं। एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। यह समझ को बाधित करेगा, यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है ना, क्योंकि ये एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में बालक यहाँ पर असमर्थ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे को श्रवण प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर। अगला प्रश्न आता है हमारा, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता एवं अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदी और शिशु गीतों का नहीं है, वो यहाँ पर होगा व्याकरणिक क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे चलते हैं, डिसलेक्सिया से क्या आशय है? डिसलेक्सिया से क्या आशय होगा? बच्चों में पठन विकार है। संख्याएं कैसे लिखी जाती है यह समझने में समस्या का सामना करना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया जो है ये एक पठन संबंधी विकार है, जहाँ पर बच्चे को कुछ पढ़ने में कठिनाई देखने को मिलती है, यानी कि पठन संबंधी दोष वहाँ पर होता है। बच्चे डी को बी पढ़ लेते हैं, सा को वस पढ़ लेते हैं, इस प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसने अपनी मातृभाषा पठन कौशलों का विकास उसमें हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? पठन निपुणता का विकास है, दक्षता संवर्धन है, पठन कौशल है, कौशल अनंतरण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसमें ये कौशल अनंतरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। आगे चलते हैं, एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द, शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदी और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण यहाँ पर कर रहा है? तो शिक्षक यहाँ पर समग्र भाषा उपागम है, शब्द विधि है, स्वनिम उपागम है या समग्र वाक्य उपागम है? तो शिक्षक यहाँ पर समग्र उपागम का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उत्तर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सावधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, बच्चों को यहाँ पर क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। जब ये प्रश्न बच्चों को दिया गया तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हर बच्चा अपनी मर्जी के अनुरूप देगा। हर बच्चे का उत्तर यहाँ पर अलग अलग होगा, सभी बच्चों का उत्तर एक ही नहीं होगा। तो जब ऐसे प्रश्न बच्चों को दिए जाते हैं जिसके अनेक विकल्प हो सकते हैं, एक से ज़्यादा विकल्प उसमें उत्तर के देखने को मिल जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। जी हाँ, तो ये प्रश्न हमारा रहेगा खुले अंत वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर एकदम सही होगा। और यदि प्रश्न ऐसा दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक ही बात उसका सभी का उत्तर होती तो वो हमारा बंद अंत वाला प्रश्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है। वह प्रकृति पर अपना एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? प्रामाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, सृजित की गई सामग्री, पर्यावरणीय सामग्री। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 4 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री दी और वो प्रकृति पर एक अपना अनुच्छेद लिखती है। ये पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगी सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। आगे चलते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे? तो भाषा की इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य है, समूह कार्य है, परियोजना कार्य है, सहपाठी कार्य है। तो यहाँ पर ये जो कार्य है ये कहलाएगा इनके लिए परियोजना
कार्य, है ना, क्योंकि जहाँ पर बच्चों को समूह में बांट दिया, अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए भी कहा गया और एक थीम भी दी गई जिस पर बच्चों को आंकड़ों का संग्रहण करने और रिपोर्ट लिखने को कहा गया। तो इस प्रकार का क्रियाकलाप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उत्तर। आगे चलते हैं, विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। भाषा सम्मेलन है, एक श्रेष्ठ भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, भाषा संगम। तो यहाँ पर भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भाषा संगम। आगे चलते हैं, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं और भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर इसका आकलन करेंगे। भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन या फिर प्रस्तुतिकरण की शैली। तो यहाँ पर जब कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान एक एक बच्चे अपनी राय दे रहे हैं तो यहाँ पर हम कौन से विकल्प, कौन से आकलन को चुनेंगे, 1 2 3 को, 2 3 4 को, 1 3 4 या फिर 1 2 4 को। तो यहाँ पर हम चुनेंगे 1 2 4, भाषा में प्रवाह को, इसी के साथ में विषय वस्तु में निपुणता को, प्रस्तुतिकरण की शैली को। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण प्रक्रियाएं हैं? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, या फिर है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण, डी है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, ये यहाँ पर शिक्षण की पारस्परिक प्रक्रियाएं हैं और ऑप्शन ए बन जाएगा उत्तर। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहां अध्यापिका क्या कर रही है? तो देखिए, यहाँ पर जब संप्रेषणात्मक गतिविधि है और उसके शुरुआती चरण में यदि शिक्षिका जहाँ पर विद्यार्थी को आवश्यक लग रही है मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उनका उत्तरदायित्व भी डाल रही है, तो शिक्षार्थियों को यहाँ पर निश्चित रूप से शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को मदद दे रही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत के रूप में मदद दे रही है। यह समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतरक्रियात्मक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए, जहां पर बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अंतरक्रिया कर रहे हैं और अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी जान रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये अंतरक्रियात्मक उपागम पर सिद्धांत पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थी के प्रयोगों हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर रहेगा ये सामग्री आधारित निर्देश, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना और विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना, ये द्वितीय भाषा के अधिगम में यहाँ पर शामिल रहेगा। अगला प्रश्न आता है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव है? तो इनका लेखा जोखा जो है वो हम कहाँ पर रख सकते हैं?
उत्तर पुस्तिकाओं में, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना जो संभव होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो में। निम्नलिखित में से कौन सा उपगम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम, शब्दकोशीय उपागम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देगा, वो देगा यहाँ पर शब्दकोशिकीय उपागम। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है उत्तर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक यहाँ पर तरीका है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। भाषा अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। ये यहाँ पर असमान होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला प्रश्न आता है प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो यहाँ पर प्रकृतिवादी उपागम जो है ये किसके सिद्धांतों पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन या फिर ब्लूमफील्ड कोविन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है स्टीफन क्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।